मैं बोलूं, आप मीडिया से है ना, आपका काम सच्चाई सामने लाना है। ये नहीं कि मर्डर कैसे हुआ, ये काम पुलिस कर सकती है। कि हमें मानेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर दिया। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। रीजन क्या है उसके पीछे, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। अभी आपने जो वीडियो देखा वह उन 2 बेटियों का है जिन्होंने 2 हत्याएं की और जिन्हें अब उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इनमें से एक का नाम प्रियंका है और दूसरी का नाम अंजू। यह भी क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी उन्होंने किया वह निस्संदेह एक बेहद जघन्य अपराध था, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में किसी की जान लेना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इन दोनों के साथ जो परिस्थितियां बनी वे आज के समाज के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। बहुत बड़ी हो गई थी मैं, चाचा जी ने और चाचा जी के कजन ने मिलकर के रेप किया और उन्होंने वीडियो भी बनाई। मैं यहाँ न किसी का पक्ष ले रहा हूँ और न ही इस वीडियो में किसी को सही या गलत साबित करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह भी सच है कि इस घटना से पहले इन दोनों लड़कियों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले में शामिल हर किरदार कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन किसी ने भी अपनी गलती को वक्त रहते स्वीकार नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई और 2 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। दरअसल प्रियंका मेरठ के एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। प्रियंका के पिता प्रेमवीर मूल रूप से अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील के गांव रजावल के रहने वाले थे। करीब 10 साल पहले उन्होंने मेरठ में यह आलीशान कोठी बनवाई थी। वह पावर कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रह चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद उनका अधिकतर समय घर पर ही गुजरता था। परिवार में उनकी पत्नी संतोष, बड़ी बेटी सोनिया, उससे छोटा बेटा गौरव और सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी प्रियंका थी। हर पिता की तरह प्रेमवीर भी चाहते थे कि उनके बच्चे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। प्रियंका बचपन से ही हंसमुख और महत्वाकांक्षी स्वभाव की थी। कुछ समय बाद बेटे गौरव की नौकरी हैदराबाद में लग गई और वह वहीं बस गया। हालांकि वह समय समय पर घर आता जाता रहता था। प्रियंका ने अपनी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा मेरठ के जेपी एकेडमी से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई के बाद साल 2002 में प्रियंका ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइन में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद 2005 में प्रियंका ने मिस मेरठ का खिताब अपने नाम किया। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। प्रियंका अपने परिवार के लिए एक बेहद प्रतिभाशाली और होनहार लड़की मानी जाती थी, लेकिन यहीं से हालात बदलने लगे और परिवार के भीतर धीरे धीरे कुछ ऐसी गलतफहमियां जन्म लेने लगीं जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। दरअसल जब प्रियंका ने मिस मेरठ का खिताब जीता, उसके बाद उसके दोस्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन यह बात उसके परिवार को मंजूर नहीं थी। उसके माता पिता और भाई इस तरह के माहौल के सख्त खिलाफ थे और यहीं से प्रियंका को बात बात पर टोका जाने लगा, यहां तक कि डांट भी पड़ने लगी। पहले मुझे वजह समझ में नहीं आई कि उसे मारता था, इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी या बुखार आ जाता था मुझे। उसके बाद उसको अब करना कि कोई चक्कर है या ये है या ऐसी मारती है, बदतमीज है। हालांकि हर परिवार का यह अधिकार और जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी संतान पर नजर रखे, लेकिन यहां शायद जरूरत से ज्यादा रोक टोक की जा रही थी, क्योंकि प्रियंका अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वह करीब 20 प्लस की उम्र की हो चुकी थी। ऊपर से उसने फैशन के क्षेत्र में कदम भी परिवार की रजामंदी से ही रखा था। उसके पिता स्वयं शिक्षित थे, एक इंजीनियर रह चुके थे। उन्हें इतना तो समझ ही होगा कि अगर बेटी इस लाइन में पढ़ाई कर रही है तो आगे चलकर उसका अलग अलग तरह के लोगों से संपर्क होना स्वाभाविक है। इस बात पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर जो भी था, लेकिन इसी दौरान प्रियंका की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। दरअसल प्रियंका एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, लेकिन कुछ ही समय में वह लड़का उसे धोखा दे देता है और जब यह बात उसके माता पिता को पता चली तो उन्होंने सहानुभूति जताने के बजाय प्रियंका को काफी खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उन्होंने प्रियंका को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली जाकर प्रियंका ने साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। इसी हॉस्टल में प्रियंका की जो रूममेट थी उसका नाम अंजू था और यहीं से दोनों के बीच धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो गई। एक ऐसी दोस्ती जो अगर कभी हुई ही ना होती
तो शायद आगे चलकर इतनी बड़ी और भयावह घटना भी सामने नहीं आती। अब बात करते हैं अंजू की। अंजू उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली थी। उसका बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा। बहुत छोटी उम्र में ही उसने जिंदगी के कठोर और दर्दनाक पहलुओं को देख लिया था। अंजू के पिता का नाम शंकरपाल था, जो एक बैंक में नौकरी करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू के बचपन में ही उसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई और पिता के गुजरते ही अंजू का पूरा परिवार मानो बिखर सा गया। लेकिन कुछ समय बाद अंजू की मां ने उसके ही चाचा से विवाह कर लिया। इस शादी के बाद उसकी मां और चाचा से एक छोटा बेटा भी हुआ, जिसका नाम अजेंद्र रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिता की मौत और मां की दूसरी शादी के बाद घर का माहौल अंजू के लिए बिल्कुल भी सहज नहीं रहा। सौतेला शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। आप भी सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे रहे होंगे। यहां तक कि अंजू के अनुसार उसके चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। हालांकि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अंजू पढ़ाई में काफी अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली थी और दिल्ली में 26 जनवरी की परेड के लिए भी उसका चयन हुआ था। खैर, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अंजू आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक पहुंची और यहीं उसकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया, क्योंकि इसी संस्थान में प्रियंका उसकी रूम पार्टनर बनी। अब हुआ यह कि जब प्रियंका और अंजू ने एक दूसरे की बीती हुई जिंदगी के बारे में जाना तो उनके बीच अपनापन और लगाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह दोस्ती और गहरी होती चली गई। हालात ऐसे हो गए कि कुछ ही दिनों में दोनों के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल सा लगने लगा। यहां तक भी सब कुछ सामान्य ही था। लेकिन जब यह बात प्रियंका के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया। इज्जत के नाम पर छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया गया और प्रियंका को अंजू से दूर रहने की हिदायत दी जाने लगी। दरअसल घर वालों को डर था कि कहीं प्रियंका और अंजू के बीच कोई गलत संबंध तो नहीं है, और अगर यह बात समाज तक पहुंच गई तो उनकी भारी बदनामी होगी। जबकि सही मायनों में माता पिता को चाहिए था कि इस स्थिति से सख्ती से नहीं बल्कि समझदारी से निपटते। उन्हें प्यार और धैर्य के साथ प्रियंका से बात करनी चाहिए थी। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि ऐसे हालात बने कैसे। यह समझना जरूरी था कि दोनों के बीच जो रिश्ता है वह भावनात्मक जुड़ाव का नतीजा है या फिर किसी और वजह से बना है। यहां तक कि अगर दोनों के बीच रिश्ता बहुत आगे तक भी पहुंच चुका होता और वे एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की जिद पर अड़ी होती, तब भी इसका समाधान मौजूद था। उनकी काउंसलिंग कराई जा सकती थी, किसी अच्छे डॉक्टर या काउंसलर से संपर्क किया जा सकता था। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हकीकत यह थी कि एक तरफ अंजू के घरवाले उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रियंका के माता पिता ही नहीं बल्कि उसका भाई भी हाथ धोकर इन दोनों को अलग करने के पीछे पड़ गया था। बोलता था प्रियंका के लिए कि मेरी बहन है, इसके साथ बदतमीजी करो, पटा लो उसको। एक विकास फ्रेंड था उसका, उससे बोला उसने कि मेरी बहन को पटा ले, शादी कर ले इससे, इस तरह। लेकिन ये दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहती थीं। हालात यह बन चुके थे कि जितना ज्यादा लोग इन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के और करीब आती जा रही थीं। बात यहां तक पहुंच गई कि जब अंजू अपने घर अमरोहा जाती तो प्रियंका भी उसके साथ होती थी, और जब प्रियंका अपने घर यानी मेरठ आती तो अंजू उसके साथ होती थी। अब हुआ यह कि प्रियंका के परिवार वालों को लगने लगा था कि मामला अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल चुका है और इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और इसी सोच के तहत उन्होंने किसी बहाने प्रियंका को अकेले घर बुलाया। प्रियंका के अनुसार जैसे ही वह घर पहुंची, उसे लगभग बंधक बना लिया गया। उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। लड़कियां बहुत तरीके से पिटी हुई हैं, 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हैं और वो देख के और घर के अंदर लगातार डराया धमकाया जाता था ताकि वह अंजू को भूल जाए। यह सिलसिला करीब 3 महीने तक चलता रहा। इसी दौरान प्रियंका ने मानसिक दबाव में आकर अपनी कलाई काट ली। हाथ कटे हुए हैं, ये रहे निशान, हाथ कटे हुए हैं मेरे, लिटरली खुला हुआ था ये और इतनी चोट थी कि चला भी नहीं जा रहा था। एसपी को फोन करके हम वहां से निकले हैं, पता नहीं किस तरह से फोन करके, और वहां पे किसी पुलिस वाले ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। सारे के सारे नेता बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला तुम तो सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमें मतलब नहीं है।
हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसे 1 महीने से भी ज्यादा समय तक रहना पड़ा। इस पूरे 1 महीने के दौरान अंजू दिन रात उसके साथ रही। मामला वहां के एसपी तक भी पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस या प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद दोनों फिर से पढ़ाई के लिए दिल्ली के हॉस्टल चली गईं। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला पूरी तरह सिर से ऊपर जा चुका था। अब ऐसे में प्रियंका और अंजू ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना की जड़ में अंजू का भाई अजेंद्र था। अजेंद्र अक्सर दिल्ली आकर उनसे मिलता था और प्रियंका पर उसकी नजर भी ठीक नहीं थी। इसीलिए दोनों ने तय किया कि प्रियंका अजेंद्र के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अजेंद्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। उनका मानना था कि अगर यह शादी हो जाती है तो प्रियंका हमेशा के लिए उसकी भाभी बनकर अंजू के साथ रह सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजू ने यह भी वादा किया था कि वह खुद कभी शादी नहीं करेगी और इसी योजना के तहत प्रियंका और अंजू के घर पहुंची। वहां जब प्रियंका ने अजेंद्र के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो अजेंद्र तुरंत राजी हो गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर मंदिर में शादी कर ली। हालांकि अजेंद्र की उम्र प्रियंका की उम्र से काफी छोटी थी। अब हुआ यह कि जब यह बात प्रियंका के माता पिता को पता चली तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत थाने में प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका, अंजू और अजेंद्र तीनों को बरामद कर लिया। लेकिन यहां भी प्रियंका ने अंजू का ही साथ दिया और उन्हीं के पक्ष में बयान दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रियंका के घर वाले उससे और भी ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उससे पूरी तरह अपने संबंध तोड़ लिए। इतना ही नहीं, प्रियंका के अनुसार जब तीनों को थाने लाया गया तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया था। अजेंद्र सिंह ने और डीपी सिंह ने बदतमीजी की थी, मेरे साथ रेप किया था, जिसकी वजह से मैं बेड पर रही हूँ। वहां पे जाके किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। बेड ये सारी घटनाएं साल 2008 में हुई थीं और अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। प्रियंका के माता पिता तो उससे पहले ही संबंध तोड़ चुके थे और अब अजेंद्र को भी पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी। ऐसे में प्रियंका और अंजू दोनों ने तय कर लिया कि अगर साथ रहना है तो अब डरने की कोई वजह नहीं है। वे खुद कमाएगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। वैसे भी उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि घर से मिलने वाला खर्च पूरी तरह बंद हो चुका था और आगे कोई सहारा भी नहीं बचा था। ऐसे हालात में नौकरी करना उनकी मजबूरी बन गई। इसी उम्मीद के साथ दोनों सहेलियां नौकरी की तलाश में सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर इसलिए चुना था क्योंकि वहां प्रियंका की एक सहेली का भाई रहता था, जो एक मार्बल कारोबारी का बेटा था। वहीं अंजू की भी एक युवक से पहचान थी। दोनों ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देकर नौकरी दिलाने की कोशिश की, लेकिन परेशानी यह थी कि प्रियंका के पास अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं थे। उसके सारे दस्तावेज उसके माता पिता के घर पर ही थे। इसी वजह से उसे कहीं कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल सकी और आखिरकार निराश होकर प्रियंका और अंजू मेरठ लौट आईं। इसके बाद दोनों ने टीपी नगर थाना क्षेत्र की दशमेश नगर कॉलोनी में 600 रुपए महीने के किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहीं रहने लगीं। लेकिन परेशानियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के बिना प्रियंका को कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी और पढ़ाई से जुड़े सारे जरूरी कागजात अब भी उसके पिता के घर पर ही रखे हुए थे। प्रियंका यह भी मान चुकी थी कि अब उसके लिए उस घर में न तो कोई प्यार बचा है और न ही कोई जगह। उसकी जिंदगी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह खुद घर जाकर अपने सभी प्रमाण पत्र वापस ले आएगी। अब 10 नवंबर की रात करीब 9 बजे प्रियंका और अंजू एक रिक्शा लेकर प्रियंका के पिता प्रेमवीर के घर पहुंची। दरवाजा मान संतोष ने खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रियंका को देखा और साथ में अंजू को भी, उनका चेहरा सख्त हो गया। गुस्से में उन्होंने साफ कह दिया कि अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रियंका ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया कि वह अंदर बैठकर बात करना चाहती हैं। इसी दौरान ड्राइंग रूम में बैठे प्रेमवीर भी बाहर आ गए और जैसे ही उनकी नजर प्रियंका पर पड़ी, उन्होंने भी उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और बड़बड़ाते हुए बाहर टहलने निकल गए। उधर
अंजू संतोष से बात करते करते चुपचाप बेडरूम की ओर बढ़ गई। प्रियंका ने सीधे शब्दों में कहा कि उसे अपनी डिग्रियां चाहिए, लेकिन यह सुनते ही संतोष का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जिस रास्ते पर वह चल रही है उसके लिए अब और डिग्रियों की जरूरत नहीं है, और यहां तक कह दिया कि वह उनके लिए अब मर चुकी है। इस पर प्रियंका ने पलटकर कहा कि उसकी जिंदगी पर हक सिर्फ उसी का है और वह जो चाहेगी वही करेगी। इसी बात पर संतोष ने अंजू की तरफ मुड़कर उसे धक्का देने की कोशिश की और यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए। प्रियंका और अंजू दोनों तमतमा उठीं। गुस्से में प्रियंका ने पलक झपकते ही अपनी मां के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि प्रियंका की यह हरकत बिल्कुल गलत थी। मां पर हाथ उठाना किसी भी हालात में सही नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो चुका था और जिसकी वजह से मां संतोष बिफर उठी और शोर मचाने लगी। शायद उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि सामने खड़ी ये दोनों लड़कियां अब किसी भी हद तक जा सकती हैं। उधर प्रियंका और अंजू भी समझ चुकी थीं कि हालात अब पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। न तो संतोष अब उन्हें छोड़ने वाली थी और न ही प्रमाण पत्र मिलने की कोई उम्मीद बची थी। वसीयत में नाम न होना, परिवार की उपेक्षा और भीतर लंबे समय से सुलगता प्रतिशोध, सब कुछ एक साथ फट पड़ा। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया, क्योंकि उनकी समझ में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अंजू कभी एनसीसी कमांडो रह चुकी थी। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। एक ही झटके में उसने संतोष को बेड पर गिरा दिया। संतोष कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंजू ने उनका गला दबा दिया। संतोष छटपटाने लगी तो प्रियंका ने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया। यह ऐसा पल था जब मां की ममता, बेटी का रिश्ता और इंसानियत सब कुछ जैसे एक साथ दम तोड़ चुका था। कुछ ही पलों में मां संतोष की सांसें थम गईं और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। लेकिन उस वक्त इस कदर हैवान बन चुकी थीं कि गला दबाने के बाद भी उन्हें डर था, कहीं मां फिर से जिंदा न हो जाए। इसी डर के चलते अंजू ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हालांकि अचानक पैदा हुई इस भयावह स्थिति ने प्रियंका और अंजू दोनों को भी भीतर तक हिला दिया था। प्रियंका को सबसे बड़ा डर यह था कि उसके पिता प्रेमवीर किसी भी वक्त घर लौट सकते हैं, और जब कुछ नहीं सूझा तो घबराहट में उसने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। प्रेमवीर वापस आ चुके थे। अब इसके बाद जो कुछ होने वाला था वह बेहद निंदनीय था। हालांकि सच यह भी है कि अब तक जो कुछ इस घटना में हो चुका था वह भी किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह पूरा का पूरा मामला परिस्थितियों, गलत फहमियों और गलत मार्गदर्शन का नतीजा था। फिर भी मां की हत्या के बाद भी हालात को संभाला जा सकता था, क्योंकि अगर वे दोनों उसी वक्त खुद को सरेंडर कर देती तो यह मामला गैर इरादतन हत्या का बन सकता था और कुछ साल की सजा के बाद वे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती थीं। लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी सोच पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी और इंसानियत उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। वे दोनों अब पूरी तरह हैवान बन चुकी थीं। इसीलिए अंजू ने इशारे से प्रियंका को दरवाजा खोलने को कहा और खुद अगले हमले के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही दरवाजा खुला, प्रेमवीर अंदर दाखिल हुए। उसी पल अंजू ने पीछे से इतनी जोरदार लात मारी कि वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जब उनकी नजर बेड पर पड़ी पत्नी संतोष की लाश पर गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। चीखते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों ने संतोष की हत्या कर दी है और वह अब भी पुलिस को बुलाते हैं। यह कहते हुए वह फोन की ओर दौड़े और 100 नंबर डायल करने लगे। लेकिन इससे पहले कि कॉल लग पाती, प्रियंका ने झपट्टा मारकर फोन का तार खींच दिया। उसी दौरान अंजू किचन से चाकू लेकर आ गई और प्रेमवीर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। प्रेमवीर शरीर से मजबूत थे। उन्होंने पूरी ताकत से दोनों का मुकाबला किया, लेकिन अंजू भी कम नहीं थी। वह लगातार वार करती रही और आखिरकार उनके सीने पर सवार हो गई। उसी वक्त प्रियंका कपड़ा लेकर आई और प्रेमवीर के मुंह में ठूंस दिया। कुछ ही देर में प्रेमवीर ने भी दम तोड़ दिया। घर में अब गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद प्रियंका ने अलमारी से अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र निकाले,
साथ ही सेफ में रखी वे एफडी जो प्रियंका के नाम संयुक्त रूप से थीं, जेवरात और कुछ नकदी भी एक बैग में भर ली। उसकी मंशा बिल्कुल साफ थी। यह सब कुछ लूट जैसा दिखना चाहिए ताकि किसी को शक न हो। इसी इरादे से दोनों ने घर का सामान जानबूझकर उथल पुथल कर बिखेर दिया। संतोष का मोबाइल फोन प्रियंका ने बंद कर अपने पास रख लिया और घर में रेडियो चला दिया ताकि बाहर से देखने या सुनने पर सब कुछ सामान्य होने का भ्रम बना रहे। सब कुछ निपटाने के बाद प्रियंका आंगन में घूम रहे पालतू कुत्ते के पास गई। उसने उसे प्यार से सहलाया और फिर बेडरूम में ले जाकर चैन से बांध दिया। उस रात दोनों दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। भोर में करीब 5 बजे कोठी पर ताला लगाया और रिक्शा लेकर टीपी नगर स्थित अपने किराए के कमरे पर पहुंच गईं। हालांकि जब हत्या की खबर सामने आई और परिवार के अन्य सदस्य घर पहुंचे तो मामला पुलिस तक पहुंचा। शुरुआत में पुलिस को यह चोरी का मामला ही लगा, लेकिन जांच के दौरान कई बातें बेहद अजीब नजर आईं। जैसे घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, पालतू कुत्ते का न भौंकना और सबसे अहम बात यह कि घटना के कई दिनों बाद तक प्रियंका का घर न आना, जबकि यह मामला उस समय मीडिया में पूरी तरह छाया हुआ था। अगर प्रियंका कहीं भी होती और इस घटना में शामिल न होती तो वह जरूर घर आती। ऊपर से जब उसे फोन किया गया तो उसका नंबर भी बंद मिला। यही तमाम बातें पुलिस के शक को और गहरा करती चली गईं। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार 17 नवंबर 2008 को प्रियंका और अंजू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में 26 दिसंबर 2010 को दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 28 मई 2015 को प्रियंका और अंजू दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्तमान में दोनों जेल में ही हैं और जेल के भीतर अन्य कैदियों को पढ़ाने का काम करती हैं। यह पूरी कहानी गलत फहमियों, संवादहीनता और जरूरत से ज्यादा सामाजिक डर की थी, जहां प्यार को समझने की कोशिश नहीं की गई और इज्जत के नाम पर रिश्तों को कुचल दिया गया। अगर उस वक्त बात की जाती, अगर सख्ती की जगह समझदारी दिखाई जाती तो शायद 2 जिंदगियां बच सकती थीं और 2 लड़कियां जिंदगी भर अपराधी बनकर जीने से बच जाती। अपराध चाहे किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, वह अपराध ही रहता है और उसकी सजा भी तय होती है। लेकिन यह मामला समाज, परिवार और सोच तीनों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ अपराध की कहानी है या सिस्टम और रिश्तों की असफलता भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।